हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जिसका एग्ज़ाम अभी है। पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम है जनवरी 2026 में, 23 जनवरी 2026 में एग्ज़ाम है, जिसका भी विषय है पॉलिटिकल साइंस PS05। जिस हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो पिछले साल पूछे गए पेपर है, राजनीतिक सिद्धांत और विचारक। इनसे पहले ये क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इसमें हम पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के। पहला खंड है, और खंड ए आएगा अति लघुरुतीय प्रश्न, जिसमें हमें सभी एक वाक्य या 30 शब्दों में उत्तर देना है, जिसका प्रत्येक 2 अंक का होगा। 14 नंबर के ही हो गए। कुल पेपर 70 नंबर का आता है। 14 नंबर का खंड ए होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ का लेखक कौन है। पॉलिटिकल्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक के लेखक हेरोल्ड डी लासवेल हैं। कौन है? हेरोल्ड डी लासवेल हैं, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और संचार सिद्धांतकार थे। अलग इसने यूनानी नगर राज्य को परिभाषित कीजिए। यूनानी नगर राज्य को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है यूनानी नगर राज्य पोलिस एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई थी, जिसमें ये एक शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके शामिल होते हैं, जिसकी अपनी सरकार, कानून और सेना होती थी। लेकिन सभी यूनानी नगर राज्य एक ही भाषा, धर्म और संस्कृति साझा करते थे, जिसे वे एक एकीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र बनते थे, जिसे एथेंस और स्पार्टा कहते हैं। यूनानी नगर निम्नलिखित हैं। इसमें धर्म और संस्कृति के बारे में है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है स्वतंत्रता की परिभाषा है किसी भी बंधन, नियंत्रण या दबाव से मुक्त। किसी भी बंधन, नियंत्रण या दबाव से मुक्त करना है, जहाँ व्यक्ति या समूह बिना किसी अनुचित रोक टोक के अपने इच्छा अनुसार सोचने, कार्य करने, निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक पहलू शामिल होते हैं। यह सकारात्मक अपनी क्षमता का विकास करना, नकारात्मक प्रतिबंधों का अभाव दोनों अर्थों में देखी जाती है। स्वतंत्रता मतलब कुल मिलाकर आज़ाद, किसी बंधन से, नियंत्रण से, दबाव से मुक्त होना, किसी बिना रोक टोक इच्छा अनुसार कार्य करना, ये और सामाजिक राजनीतिक पहलू शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? तो उत्तर है अरस्तु के अनुसार नागरिक वे व्यक्ति हैं जो राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्य, शासन प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी कानून बनाने और न्याय करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। केवल राज्य में रहने वाला या कानूनी अधिकार रखने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं होता है, बल्कि उस राज्य के उत्तम जीवन के लिए शासकीय कार्य भी करना होता है, जिसमें महिला, दास, बच्चे, विदेशी शामिल नहीं होते हैं। महिला हुई, दास, बच्चे, विदेशी शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर मानव प्रकृति पर रूसो के विचारों की विवेचना कीजिए। मानव प्रकृति पर रूसो की विवेचना कीजिए। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा संतुलन पैदा होता है, लेकिन समाज और नीति संपत्ति के विकास ने उससे भ्रष्ट कर दिया है, जिसमें असमानता, संघर्ष, बुराई उत्पन्न हुई। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी,
दयालु और प्रकृति के साथ सामाजिक में रहता था, जिसे आदिम या असंभीय कहा जाता है, जहाँ करुणा और आत्मा रक्षा की भावना प्रबल थी, जो हब्स के विपरीत था, जिन्होंने इसे सभी के खिलाफ सभी युद्ध बताया था। रूसो मानते थे कि कला और विज्ञान ने भी मानव नैतिकता को भ्रष्ट किया है और सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब व्यक्ति सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपने प्राकृतिक सद्गुणों का विकास कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राज्य पर मार्क्स के अनुसार विचारों की विवेचना कीजिए। राज्य पर मार्क्स के अनुसार विचारों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, राज्य पर मार्क्स के विचारों के अनुसार राज्य कोई तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि शासक वर्ग पूंजीपति द्वारा अपने हितों की रक्षा और शोषण बनाए रखने के लिए बनाया गया है। एक उपकरण वर्ग यंत्र है जो वंश संघर्ष का परिणाम है, अतः वर्गहीन समाजवादी समाज में लुप्त हो जाएगा। यहाँ राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सीमांती राज्य क्या है? सीमांती राज्य क्या है? तो आंसर है, सीमांती राज्य मध्यकालीन की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें भूमि ही शक्ति का आधार था, जहाँ राजा अपने वफादार सामंतों कुलीनों को जमीन देता था और बदले में उनसे कर सैन्य सेवा लेता था। यह सीमांत आगे किसानों को जमीन देते थे, जो बदले में श्रम और उपजाऊ लेते थे देते थे, जिससे एक पदानुक्रमित समाज बनता था, जिसमें भूमि स्वामी, जागीरदारी, किसान शामिल थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से यूरोप और भारत में प्रचलित थी। कुल मिला सीमांत राज्य हैं किसानों से कर वसूल किया जाता था, जिसमें बंजर जमीन के बदले या जमीन के बदले वहाँ से कर लेते थे फसल। और एक बार आपको सूचित किया जाता है, जनवरी 2026 का सेक्शन है, दिसंबर 2025 का सेक्शन, जिसमें एग्ज़ाम अभी जनवरी में हो रहे हैं। 23 जनवरी 2026 में है, जिसमें ये पॉलिटिकल साइंस का भाग PS05 है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत और विचारक हैं। ये क्लास सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमने ले चुके पीछे। ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, ये BA थर्ड ईयर के लिए है, जिसमें अगला खंड है, इसमें खंड 3 आते हैं, A, B, C, जिसमें खंड B है अभी लघु तृतीय प्रश्न, जिसमें 200 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक 7 अंक का है, जिसमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं परीक्षा में, 4 क्वेश्चन करना है 28 नंबर के। अगला खंड में है जिसमें है पहला क्वेश्चन है, रूसो के राजनीतिक विचारों का विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख विचारक में से एक थे। उनके राजनीतिक विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में निहित हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र, समान और सुखी था, किंतु निजी संपत्ति के विकास के साथ असमानता और शोषण उत्पन्न हुआ। इन समस्या में मुक्ति के लिए सामाजिक समझौता द्वारा राज्य की स्थापना हुई। रूसो ने संप्रभुता को जनता में निहित माना और कहा कि संप्रभुता अविभाज्य और अपरिहार्य है। उन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत की, जो जनता की सामूहिक भलाई का प्रतीक है। राज्य का कार्य सामान्य इच्छा का लागू करना है। रूसो प्रत्येक लोकतंत्र के समर्थक थे और परिणति शासक और जनता के संप्रभुता
के लिए खतरा मानते थे। उनके विचार स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के आदर्शों पर आधारित हैं, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को वैचारिक आधार प्रदान किया। हालांकि उनके विचारों की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि सामान्य इच्छा की व्याख्या अधिनायकवाद को जन्म दे सकती है। इसके बावजूद रूसो के राजनीतिक विचार आधुनिक लोकतांत्रिक चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, स्वतंत्रता मानव जीवन का मूल्य है। स्वतंत्रता मानव जीवन का मूल मूल्य है, परंतु स्वतंत्रता केवल निकुश स्वेच्छाचार नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने की स्थिति है। स्वतंत्रता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक दशा कानून का शासन है, क्योंकि बिना कानून के स्वतंत्रता अराजकता में परिवर्तन हो जाती है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो। दूसरी आवश्यकता दशा मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, क्योंकि अभिव्यक्ति, विचार संगठन और धर्म की स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण दशा आर्थिक समानता और न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा है, क्योंकि अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। चौथी दशा सामाजिक समानता है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। स्वतंत्रता के लिए दशा का आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। इसके लिए आंतरिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है, जो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा कर सके। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। अतः जागरूक नागरिकता स्वतंत्रता की आत्मा है, क्योंकि यदि नागरिक स्वयं सचेत नहीं होंगे तो स्वतंत्रता केवल कागजों में सिमट कर ही रह जाएगी। इस प्रकार स्वतंत्रता अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, भारत में नागरिकता का विषय संविधान और नागरिकता का अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी राजनीतिक संबंध को दर्शाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्ति के कई तरीके हैं। जन्म द्वारा नागरिकता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति का जन्म भारत में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत हुआ हो। वंश द्वारा नागरिकता उस स्थिति में मिलती है जब व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिकता हो। ये पंजीकरण द्वारा नागरिकता उनके व्यक्तियों को दी जाती हैं जो लंबे समय से भारत में निवास कर रहे हो, जिनका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता विदेशी व्यक्ति को दी जाती हैं जो निर्धारित अवधि तक भारत में रहकर आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों के भारत में विलय के समय सामूहिक रूप से नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हो सकते हैं: त्याग द्वारा, समाप्ति द्वारा, वचन द्वारा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसे युद्ध के समय शत्रु देश की नागरिकता ग्रहण करना। वचन द्वारा नागरिकता तब समाप्त हो जाती है जब नागरिक ने धोखाधड़ी, असत्य जानकारी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की हो। इस प्रकार भारत की नागरिकता एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त और समाप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है,
लोकतंत्र के गुण एवं दोषों के विवेचना कीजिए। तो आंसर है लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है यह है कि जिसमें जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है और सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिससे शासन में पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन का माध्यम है, क्योंकि सरकारों को चुनावों के माध्यम से बदला जा सकता है। हालांकि लोकतंत्र के कुछ दोष भी हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि विचार विमर्श में समय लगता है। अयोग्य अल्पज्ञानी जनता के कारण कभी कभी गलत निर्णय भी हो सकते हैं। दलगत राजनीतिक और चुनावी प्रतिस्पर्धा से भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें है अगले क्वेश्चन में दास्ता पर अरस्तु के विचार का विवेचन कीजिए। इसमें अरस्तु का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने दास्ता को प्राकृतिक संस्थान के रूप में स्वीकार किया। अरस्तु के अनुसार कुछ लोग स्वभाव से ही दास होते हैं क्योंकि उनमें विवेक की क्षमता कम होती है और वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के निर्देशन में अधिक उपयोगी जीवन जी सकते हैं। अरस्तु का मानना था दास स्वामी का संबंध परस्पर लाभकारी होता है क्योंकि स्वामी का श्रम मिलता है और दास का संरक्षण। उन्होंने दासता को राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना का आवश्यक अंग माना है। हालांकि अरस्तु ने यह भी स्वीकार किया है कि बलपूर्वक दास बनाए गए लोग प्राकृतिक दास नहीं होते। आधुनिक दृष्टिकोण से अरस्तु से दासता संबंधित विचारों की आलोचना की जाती है क्योंकि वे मानव समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत विपरीत हैं। फिर भी उनके विचार उस समय की सामाजिक परिस्थिति को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के राजनीतिक विचार की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है मैकियावेली आधुनिक राजनीति की विचारधारा का जनक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करके यथार्थवादी रूप से प्रस्तुत किया। मैकियावेली के अनुसार राज्य की सुरक्षा और शक्ति सर्वोपरि हैं और शासक को उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक पड़ने पर कठोर या अनैतिक साधनों का प्रयोग भी करना चाहिए। उन्होंने उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है के सिद्धांत पर बल दिया। मैकियावेली ने शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया और यहाँ के शासक को चतुर साहसी व्यवहारिक होना चाहिए। उनके विचारों में राष्ट्रवाद की भावना भी दिखाई देती है। यदि भी उनके विचारों को अनैतिक कहकर आलोचना की गई, फिर भी उन्होंने राजनीतिक को वैज्ञानिक यथार्थवादी उदार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें सामाजिक समझौते पर लॉक के विचारों की विवेचना कीजिए। जॉन लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान थे तथा उन्हें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। हालांकि प्राकृतिक अवस्था में इन अधिकारों की सुरक्षा का अभाव था, इसलिए लोगों में आपसी समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा था, न कि उन्हें समाप्त करना। उन्होंने सीमित सरकार का समर्थन किया और यहाँ की सरकार जनता
की सहमति से ही वैध होती हैं। यदि सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है तो जनता को उसे बदले में अधिकार है जनता को उसे बदलने का अधिकार है। जॉन लॉक के विचार आधुनिक लोकतंत्र और उदारवाद की नींव मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, जॉन रॉल्स आधुनिक युग के महान राजनीति दार्शनिक थे। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को न्याय के रूप में निष्पक्षता कहा। रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वे हैं जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता भी सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। उन्होंने न्याय के 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला है प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरा, असमानताएं तभी स्वीकार हो जब वे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाए। रॉल्स ने अज्ञान का आवरण की कल्पना के माध्यम से निरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की कल्पना दी। उनके सिद्धांत की प्रशंसा उसकी नैतिकता और मानववादी दृष्टिकोण के कारण की जाती है। हालांकि इसकी आलोचना व्यवहारिक कठिनाइयों और आर्थिक दक्षता की अपेक्षा के कारण भी होती हैं। इसके बावजूद रॉल्स का न्याय सिद्धांत आधुनिक राजनीति दार्शनिक में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आगे है खंड 6, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में 500 शब्दों में, और ये कि 14 नंबर का 28 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कला सहज बिरई को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको वीओमओ कोटा संबंधित जानकारी वहाँ मिलती रहेगी। बालाजी कला सहज बिरई टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन किए जाएगी टेलीग्राम लिंक। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना बालाजी कला सहज बिरई। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल और लाइक कर दें। और सभी वीएमओ कोटा एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाएगी, जो ज़रूर देखें। और पॉलिटिकल साइंस की और भी क्लास आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लास की न्यूज़ दी जाएगी। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, राज्य की विभिन्न धारणाओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, राज्य की राजनीतिक दर्शन की एक केंद्रीय कल्पना है और विभिन्न विचारों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित एवं व्याख्यात किया गया है। प्राचीन यूनानी विचारों में प्लेटो ने राज्यों ने नैतिक संस्था माना है। प्राचीन यूनानी विचारों में प्लेटो ने राज्य को नैतिक संस्था माना है, जिसका उद्देश्य नागरिक में सद्गुणों का विकास करना है। उनके अनुसार आदर्श राज्य वही है जिसमें न्याय की स्थापना हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करे। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कहा है और इसके मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था माना है, क्योंकि राज्य के बाहर मनुष्य या तो पशु हैं या देवता। मध्यकाल में राज्य को ईश्वर की इच्छा का परिणाम माना गया है। राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि समझा गया है। आधुनिक युग में सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स ने राज्य को मानव जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कृत्रिम संस्था बताया है, जो प्राकृतिक अवस्था के अराजकता से बचाने के लिए स्थापित हुई है। लोग के राज्य को प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने की वाली संस्था माना है और सीमित सरकार की अवधारणा दी है। रूसों ने राज्य को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना है और जनता के संप्रभुता पर बल दिया है। उदारवादी दृष्टिकोण में राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप करने वाली
संस्था माना गया है, जिसका कार्य केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित हो। उसके विपरीत समाजवादी दृष्टिकोण में राज्य को सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का साधन माना गया। मार्क्सवादी विचारधारा में राज्य का वर्ग शोषण का उपकरण बताया गया है, जो शासन के हितों में की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय पर प्लेटो के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें उन्होंने न्याय को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर परिभाषित किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य करना, दूसरों के कार्य के हस्तक्षेप न करना। उन्होंने आदर्श राज्य को 3 वर्गों दार्शनिक शासन, दार्शनिक शासन, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में विभाजित किया है और कहा कि जब प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करता है तभी राज्य में न्याय स्थापित होता है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा के 3 तत्वों बुद्धि, साहस, वासना के सामंजस्य से उत्पन्न होता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता, आदर्शवाद पर आधारित है और राज्य के एक नैतिक संस्थान के रूप में देखता है। उनके सिद्धांत की प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि उन्होंने न्याय को केवल कानूनी व्यवस्था न मानकर नैतिक सद्गुण से जोड़ा है। हालांकि उनके विचार की आलोचना भी हुई है। प्लेटो का वर्ग विभाजन कठोर एवं व्यवहारिक माना गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त दासता और स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में उनके विचार विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी न्याय पर प्लेटो का विचार राजनीतिक दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने न्याय को एक व्यापक नैतिक अवधारणा के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स के राजनीतिक विचार की विवेचना कीजिए। उत्तर, कार्ल मार्क्स के आधुनिक समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता थे। उनके राजनीतिक विचार ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वैतवात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जिसमें शोषण और शोषित वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उन्होंने राज्य को शासक के वर्ग का उपकरण माना है, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था की तीव्र आलोचना की है और इस श्रमिक के वर्ग के शोषण का मूल कारण बताया है। इसके अनुसार निजी संपत्ति का अस्तित्व ही वर्ग विभाजन और शोषण को जन्म देता है। मार्क्स का सर्वहारा क्रांति की अवधारणा दी है। मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति की अवधारणा दी है, जिसके माध्यम से पूंजीवादी राज्य का अंत होगा और वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना होगी। साम्यवाद की अंतिम व्यवस्था में राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा। मार्क्स के राजनीतिक विचारों की प्रशंसा उनकी सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की भावना के लिए की जाती है, जबकि आलोचना इस बात के लिए होती है कि उनके विचार व्यवहारिक रूप से आधिपत्यवादी शासक को जन्म दे सकते हैं। उसके बावजूद मार्क्स के विचार ने विश्व राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। और इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, अधिकारों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, अधिकार मानव जीवन के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, क्योंकि उनके बिना व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास संभव नहीं हो सकता है। अधिकार को वे मान्य दावे हैं जिन्हें समाज और राज्य द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। अधिकारी की प्रमुख विशेषता में सर्वप्रथम उनकी सामाजिक प्रकृति आती है, क्योंकि उनके अधिकार व्यक्ति को समाज में रहते हुए प्राप्त होते हैं। समाज के बाहर अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिकार सदैव समाज की नैतिक चेतना और परंपरा से जुड़े होते हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकार सार्वभौमिक नहीं बल्कि परिस्थितिक जन्मे होते हैं, अर्थात समय, स्थान और समाज के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहता है। अधिकार